Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 जुलाई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। वो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गांधी सरोवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको PAM के बारे में पढ़ाया है, दैट इज प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ये जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आज भी हमारे साइंस एंड टेक के पेज पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, वहाँ पर भी इसका डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये बीमारी का मेन कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए नेग्लेरिया फॉलरी, या ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या ऑप्शन नंबर सी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, या ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक लगातार बहुत सारे अखबारों के अंदर पब्लिश किया गया है। जैसे आप देख पाएंगे 9 घंटे पहले एक आर्टिकल है, 7 घंटे पहले एक आर्टिकल है, अगेन 9 घंटे पहले एक आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया हुआ है, या हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया हुआ है, पॉलिटिको ने 2-3 दिन पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी। तो हर जगह पर आज के समय पर चर्चा हो रही है पॉन पासपोर्ट के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये लेकर आने वाला देश है वो है स्पेन। तो स्पेन ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आया है, प्लस इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होगा, इससे हम क्या सीख सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों कवर करनी काफी जरूरी है। एक रेलिवेंट टॉपिक है, वो भी आज के समय के हिसाब से, खासकर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब क्या है मैटर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे जो इंटरनेट है ये सबकी पहुंच में आया है, इससे जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वो भी बड़ी हैं। नो डाउट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हमको नजर आई हैं। सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट पर क्या है कि देखो, हर जानकारी हर शख्स के लिए उपलब्ध है। कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है, किसी को कुछ भी यहाँ पर चाहिए तो वो सारा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, और इस वजह से ये बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चों के मामले में काफ़ी खतरनाक साबित भी हो सकता है, जो कि हो रहा है आज के समय पर। जो डेटा जो हमको दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि इंटरनेट के ज़रिए जो बच्चे हैं वो आसानी से पोर्नोग्राफी का एक्सेस कर सकते हैं, और जो कि कर रहे हैं, ये सही बात है। कई बार अनजाने में भी कोई उल्टी सीधी लिंक होती है, उस पर क्लिक हो जाता है, देन उसके बाद में वो उन चीज़ों का एक्सेस करना शुरू करते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, एक देश के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार से इस एडिक्शन के अंदर में फंसते चले जाते हैं, और वो बच्चा बेसिकली उस देश के लिए भविष्य है। लेकिन आज के समय पर ऐसी हरकतों में फंसना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे सामने आ रहा है। और इसी वजह से इस देश का नाम है स्पेन, जहां पर यह कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, जिसको नाम दिया गया है पॉन पासपोर्ट। ये असल में एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह है। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ क्या होगा दोस्तों, इसको समझिए, जिसको ऑफिशियल नाम दिया गया है डिजिटल वॉलेट बीटा। ये नाम एग्जैक्टली रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये ऐप बच्चों को पोर्नोग्राफी एक्सेस करने से बचाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन में कई तरह के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन जो यूज़र की पहचान है, उसके साथ साथ जो उसकी एज है, उसकी जो उम्र है, उसका वेरिफिकेशन भी करता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये पॉन पासपोर्ट है क्या, अब ये किस तरीके से काम करता है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं दोस्तों, आइए एक एक करके उसका मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़, द लोकल की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो लोग ऑनलाइन पॉर्न देखना चाहते हैं उन्हें एडल्ट वेबसाइट के लिए
एक मंथली पास लेना होगा इस पॉन पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट में। यानी पॉन एक्सेस में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसके लिए उन्हें उनकी जो कह सकते हैं कि डिजिटल आईडीज़ वगैरह हैं वो उसका उन सब का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन के अंदर में जो डिजिटल वॉलेट बीटा ऐप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप क्या करेगा, यूज़र की जो उम्र है, उसकी जो एज है, उसको वेरीफाई करेगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों उस एप्लीकेशन के अंदर में कई सारी जो आईडी हैं, हेल्थ कार्ड है या रेसिडेंस कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। उसी के बाद जाकर यहाँ पे वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है, ऐप काम कैसे करेगा? ये एप्लीकेशन एक मोबाइल फ़ोन वॉलेट की तरह काम करेगा। अगर कोई यूज़र कोई एडल्ट वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है तो इसके लिए, देखना वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ एडल्ट, तो इसके लिए यहाँ पर एक यूज़र को क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो वेरिफिकेशन है दोस्तों, इसके बाद में जो यूज़र्स है उसको 30 क्रेडिट्स मिलेंगे और उन 30 क्रेडिट्स को वो यहाँ पर कुछ टाइम में यूज़ करेगा। उन्हीं क्रेडिट्स का यूज़ करके वो इस प्रकार का कंटेंट एक्सेस कर पाएगा। क्रेडिट समाप्त तो उसका यहाँ पर वैलिडिटी समाप्त। ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बताया गया। जो वेब पेज यूज़र्स हैं इनका डेटा स्टोर करने का भी डर है, ठीक है, जो भी इसका यूज़ करेंगे। तो डेटा स्टोर ना हो उसके लिए यूज़र्स को हर महीने पास को रिन्यू कराना होगा। तो आप समझ रहे हैं कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर इसकी तरफ जाने से पहले कई बार सोचेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार क्यों पड़ गई इसकी ज़रूरत और कितनी गंभीर स्थिति है जिसकी वजह से स्पेन को ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों ये जो वेरिफिकेशन है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया गया स्पेन में, ये केवल कह सकते हैं एडल्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए लेकर आया गया है। और इससे अगर आप पहल देखेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों को इस कंटेंट से दूर रखा जा सके। क्योंकि स्पेन का जो डेटा है उस डेटा के अनुसार बताया जा रहा है कि स्पेन में जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 11 से 13 साल है, उसके आधे से ज़्यादा बच्चे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का कंटेंट लंबे समय से एक्सेस कर रहे हैं। ये रोक लगाने की मांग हो रही है वहाँ पर कि इस चीज़ के ऊपर एक स्टेप उठाया जाए। क्योंकि रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है जिसके बाद ये पता चला है कि हाँ, ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा ये कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं। ये क्लियर किया गया। उसके अलावा स्पेन में एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर यह बताया गया कि पिछले 5 सालों में बच्चों की ओर से जो ये यौन हमलों की घटनाएं हैं दोस्तों, ये भी लगातार बढ़ती गई हैं। 116% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जो कि ज़रूरी भी है। क्योंकि जैसा जैसा यहाँ पर इस कंटेंट में वो घुस रहे हैं, इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, वही चीज़ें उनके दिमाग में बैठ रही हैं और उसी की वजह से यौन हमलों के जो केसेस हैं वो रिसेंटली बच्चों के माध्यम से नजर आए। तो काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, सोचा इसके बारे में डिस्कशन करना बनता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के द हिंदू अखबार में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बॉडी है डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने देश का खुद का बनाया हुआ लाइट टैंक जोरावर को दोस्तों पेश किया है। तो लाइट टैंक जोरावर का जो ट्रायल वगैरह है वो चल रहा है, जिस वजह से न्यूज़ में है। ये टैंक कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये जो जोरावर टैंक है, जैसे मैंने बोला, इसका केवल डेमो है, प्रोटोटाइप रेडी किया गया है। फाइनल तरीके से सारे टेस्टिंग, सारे ट्रायल्स को कंप्लीट करके हमारे आर्मी में 2027 तक इसको लाया जाएगा, आर्मी को सौंपा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इसका डेमो आ चुका है, जिस वजह से कई सारे जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो रहे हैं। अब आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, आइए पहले हम इस आर्टिकल का पूरी तरह से निचोड़ निकालते हैं। ये जो दोस्तों यहाँ पे लाइट टैंक जोरावर है, इसका पूरा डेमो रेडी किया गया और अभी इसके ऊपर कई सारे ट्रायल्स होंगे। इस टैंक को कल के दिन यानी सैटरडे में पेश किया गया था। अब क्वेश्चन यह है, इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है, लार्सन एंड टूब्रो, जिसको हम एलएनटी के नाम से जानते हैं। तो डीआरडीओ और एलएनटी दोनों ने मिलकर दोस्तों यहां पर इस टैंक को डेवलप किया है। इस टैंक के अंदर जो करंट समय पर इंजन लगा है वो है कमिंस इंजन। वैसे हम चाहते थे जर्मनी वाला इंजन लगवाना, लेकिन जर्मनी की साइड से दोस्तों वो सारे के सारे अप्रूवल नहीं मिल पाए, जो कि अब मिले हैं। तो इस वजह से हमने कमिंस इंजन का इस्तेमाल किया है। डीआरडीओ ने सारा काम अच्छे और बेहतरीन तरीके से किया है। इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं एक नया इंजन, कमिंस इंजन को यहाँ पे लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि इस टैंक को इस तरीके से तैयार किया गया है कि चाहे कितना भी चैलेंजेबल
एनवायरमेंट हो हमारी पृथ्वी पर, यानी वेदर कैसा भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर हो, उन सभी कंडीशंस में हमारा टैंक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो पहला डेमो है या पहला प्रोटोटाइप है, इसको कर दिया गया है रेडी। इसको जल्दी यहाँ पर ट्रायल्स पर उतारा जाएगा फील्ड एरिया के अंदर में। देन उसके बाद में फिर और बड़े बड़े ट्रायल्स होंगे। देन उसके बाद में फाइनल तरीके से इसको अप्रूवल मिलेगा। तो बताया गया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर जो ये टैंक है, ये कई सारी कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाला रीजन ही क्यों ना हो। क्योंकि इसको रेडी ही इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे कंप्लीट तरीके से हम क्या कर सकें, इस टैंक को किसी भी हार्श कंडीशंस में यूज़ कर सकें। उसके अलावा प्लानिंग ये भी है कि हमारे आर्मी को ट्रायल के लिए इसको अगस्त 2025 में सौंपा जाए। वैसे कंप्लीट तरीके से हमारी आर्मी को जो ये टैंक्स दिए जाएंगे वो 2027 तक दिए जाएंगे। ये भी यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत में इस टैंक के अंदर में जब इंजन लगाने की बात हो रही थी दोस्तों, तो जर्मनी को देखा गया कि जर्मनी एक बढ़िया इंजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहां से इन इंजन को खरीदने में लगातार देरी पे देरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जर्मनी की साइड से एक्सपोर्ट क्लियरेंस हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे थे। अब प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा था, हम डिले करना चाहते नहीं है। इस वजह से टैंक के अंदर में कमिंस इंजन का यूज़ किया गया, जो कि अगेन बताया जा रहा है ये भी बेहतरीन है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर जोरावर टैंक की बात हुई। तो जोरावर टैंक कौन सा है? एक लाइट टैंक है जिसका वजन कम है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है। वेट टू पावर रेशियो इसका बेहतरीन होता है। तो चलिए, ये आपने पूरा आर्टिकल कवर किया, लेकिन यहाँ से कोई पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ जोरावर टैंक के बारे में ये बातें हमें याद होनी चाहिए, तो वो पता करके चलना दोस्तों, क्योंकि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अब उसकी टेंशन मत लेना कि कहाँ से पढ़ें जोरावर के बारे में, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है। लाइट टैंक जोरावर, ये हमारे खुद के थ्रू बनाया हुआ एक लाइट टैंक है। इसको डेवलप करने वाली बॉडीज मैंने आपको बता दिया है, डीआरडीओ, साथ ही साथ में लार्सन एंड टूब्रो है। अब इस लाइट टैंक के फीचर्स क्या हैं? स्पेशल फीचर्स में दोस्तों आप देख पाएंगे, तो चाहे कैसा भी टेरेन हो, कैसा भी एरिया हो, पहाड़ी इलाका है बहुत ऊंचाई पर, या कोई आइलैंड टेरिटरीज है, सभी जगह पर अच्छी तरीके से ये टैंक काम कर पाएगा। और खासकर ये हाईली ट्रांसपोर्टेबल है। आप तेजी से कहीं पर भी इसको तैनात कर सकते हैं, वरना दूसरे नॉर्मल टैंक्स को कहीं तेजी से ले जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसमें वो फैसिलिटी है। साथ ही साथ में इसमें हर एक प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, एम्फीबियस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। हर प्रकार की चीज़ें या हर प्रकार की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब का यूज़ किया जाएगा इस पर्टिकुलर टैंक को रेडी करने के लिए। इसका जो वज़न है दोस्तों, वो 25 टन से कम होने वाला है, जबकि नॉर्मल टैंक्स के जो वज़न है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, 45 टन, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इसको लाइट टैंक बोला गया है। क्यों? इसका वज़न कम है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में बढ़िया काम करेगा, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट यहां पर आपको ये एक हमारे पास में ऑप्शन नजर आएगा। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, या क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता है, कि हमने इसका नाम जोरावर क्यों रखा है? कौन थे जोरावर? जोरावर एक मिलिट्री जनरल थे दोस्तों, नाम है पूरा जोरावर सिंह कालरिया। इन्होंने यहां पे सर्व किया, जम्मू के जो राजा थे, राजा गुलाब सिंह, 19वीं सेंचुरी के समय के, तो उनके अंडर में दोस्तों यहां पे ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्व किया था। इनको सम्मानित किया गया है अलग अलग जगह पर जीत हासिल करने के लिए, हिमालयाज में, स्पेशली लद्दाख में, तिब्बत में, बल्तिस्तान में, स्कार्दू जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इन्होंने जीत हासिल की, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और हमने पहाड़ी इलाके के लिए ही स्पेशली जोरावर टैंक बनाया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद में यहाँ पर जो ये वर्ड है जोरावर, यहाँ से लिया गया और इस पर्टिकुलर लाइट टैंक को नाम दिया गया। तो इनको भी ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो हर एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का इसी तरीके से कवर करना है। अखबार का आर्टिकल पढ़ लिया, पीछे का डेटा समझ लिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, अभी ऐसे ही और भी ढेरों आर्टिकल्स कवर करेंगे, बहुत सारे बैकग्राउंड डेटा के साथ में, प्रॉपर नोट्स के साथ। मैंने केवल न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ना है ना, इस वीडियो के अलावा कुछ नहीं देखना है, सारा काम तमाम इसी वीडियो के अंदर में। और दोस्तों
जितना भी बैकग्राउंड डेटा है, नोट्स है, वो सब आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिए जाते हैं इस पेड ग्रुप के अंदर। एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा। एक ऐसा ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाता है जहाँ पर सभी कंटेंट करंट अफेयर्स का सिक्योर है। कहने का मतलब है डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो और पढ़ो। आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस है, तो स्टोरेज का कोई इशू ही नहीं है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ग्रुप ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का अगर आप मैसेज कर दोगे दोस्तों, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है डेमो वीडियो का। ये अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों आपको एक डेमो वीडियो भी मिलेगा। उस डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि मुझे कहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलना। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, आपने अचीव करवाना है। स्टार्टिंग में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है यूपीएससी का, उस क्वेश्चन का आंसर आप इस वाले आर्टिकल से दे पाएंगे आज के अखबार में, क्योंकि आपको पता है आज संडे है, तो संडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते नहीं हैं। लेकिन फ्रीक्वेंट आज क्वेश्चन का एक पेज आता है तो उसका एक आर्टिकल आपके सामने है। फिर साइंस एंड टेक का पेज आता है तो उसके आर्टिकल आगे हैं। तो साइंस एंड टेक और एफएक्यू की वजह से ये न्यूज़पेपर संडे का बहुत रेलिवेंट होता है। तो आज एफएक्यू पे दोस्तों एक आर्टिकल प्रेजेंट है जो कि बेसिकली पेज नंबर 8 पर है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। कल भी थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद आ रहा होगा। ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस लगातार केरला में इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं, जिस वजह से अभी एक आर्टिकल आया भी है यार, मतलब 5वां या 6ठा केस आ रहा है ब्रेन ईटिंग अमीबा का। तो एक कंसर्निंग सिचुएशन है हमारे लिए भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों इसको नाम दिया गया है PAM। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, जहां पर सीधा ब्रेन पर सूजन देखने को मिलेगा, ब्रेन में इस अमीबा का अटैक देखने को मिलेगा। ये जो अमीबा है वो धीरे धीरे जो दिमाग है उसको खाना शुरू कर देता है। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है, ये PAM एग्जैक्टली है क्या, पहले ये जानेंगे। फिर दूसरा इसमें समझाया गया है कि इसको हम कैसे डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ये जो PAM है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यही 3 मेन चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए। आइए इसको मैं नोट्स के फॉर्म में समझाता हूँ, वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, उसको आप लिख भी पाएंगे आराम से, क्या इस आर्टिकल में से मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ना, इसको एक और साइंटिफिक नेम दिया गया है, वो है नेग्लेरिया फॉलरी। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टार्टिंग में। तो नेग्लेरिया फॉलरी, इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है, वार्म फ्रेश वाटर में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो पानी जो थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा गुनगुना होता है ना। तो उस प्रकार का अगर कहीं पानी प्रेजेंट है तो वहाँ पर स्पेशली जैसे हमारी झीलें हो गई, हॉट स्प्रिंग हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, इन स्विमिंग पूल के अंदर भी दोस्तों ये ब्रेन ईटिंग अमीबा पाया जा रहा है। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आप देख ही नहीं पाओगे। माइक्रोस्कोपिक इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि सीधा माइक्रोस्कोप से ही यहाँ पर उस अमीबा को देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये वार्म वाटर में पाया जाता है, स्विमिंग पूल में पाया जाता है। तो कोई पर्टिकुलर इंसान अगर स्विमिंग पूल में नहा रहा है और मान लो उसमें वो अमीबा प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्यों है कि उसके बॉडी में यह अमीबा एंटर कर सकता है। लेकिन कैसे दोस्तों, ये अमीबा एंटर करेगा बॉडी के अंदर थ्रू दी नोज, नाक के माध्यम से। ये सीधा जो अमीबा है वो ब्रेन तक जाएगा और फिर सीधा ब्रेन इन्फेक्शन को क्रिएट करेगा। और जब ये ब्रेन इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है तो उस इन्फेक्शन को नाम दिया जाता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। तो क्वेश्चन यही था कि जो प्राइमरी अमीबिक एंसेफेलाइटिस है इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण है नेग्लेरिया फॉलरी, यानी यही ब्रेन खाने वाला अमीबा। ये बॉडी में एंटर कैसे कर सकता है यह हमने समझ लिया। अब ह्यूमन बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है ज़रा इसको समझो। हमारे नाक के माध्यम से ये पहुंचने के बाद में सीधा दिमाग तक पहुंचा और दिमाग को जाकर इसने खाना शुरू किया। फिर होता यह है कि जैसे ये नाक के माध्यम से जाता है, ये हमारी जो ओला फैक्ट्री नर्व है जो ब्रेन तक जा रही है, उस नर्व को पहले तो ये अटैक करेगा और फिर सीधा जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनमें एक सूजन हो जाएगी। और
अच्छी बात चलो फिर भी यह है कि जो ये इन्फेक्शन है दोस्तों, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। अगर ये फैल रहा होता तो आज एक बहुत ही बड़ा इमरजेंसी वाला इशू हो जाता। अब बात है कि करंट समय पर कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए, ये जो नेगलेरिया फोल्डरी का इन्फेक्शन है बहुत रेयर है, बहुत कम ही से देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन लोगों का है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है ना। अगर इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो ये ये जो नेगलेरिया फोल्डरी जो अमीबा है ये नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। और सही बात भी ये हुई, देखो इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो छोटी से छोटी बीमारी भी जानलेवा बन जाती है इंसान के लिए। और इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप भारी से भारी बीमारी को ही मात दे सकते हैं, समझ गए। या फिर ऐसा व्यक्ति जो वार्म फ्रेश वाटर में बार बार कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। अब एट द लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है, ये अमीबा किसी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे, कैसे पता चलेगा हमें। तो सिम्टम्स दोस्तों एक सप्ताह के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अब वो सर में पहुंच चुका है तो इन्फेक्शन क्रिएट कर चुका है, ब्रेन खा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, फीवर, नौसिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, बार बार ब्रेन चोक होने लगता है दोस्तों, सही से आप सोच विचार नहीं कर पाते। और धीरे धीरे करके जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चलेगा एंड देन उसके बाद में एक इंसान कोमा में जाएगा पहले, फिर देन उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि बताया ये गया है कि अगर ये इन्फेक्शन किसी को होता है या ये अमीबा बॉडी में एंटर करता है तो उस व्यक्ति के सर्वाइवल के जो चांसेस है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब एट द लास्ट क्वेश्चन एक और आता है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। कुछ दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें दवाई में एक है मिल्टीफोसिन। तो मिल्टीफोसिन जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एफिशिएंट मेडिकेशन देखने को मिला इस नेगलेरिया फोल्डरी को मारने के लिए, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये एक बढ़िया दवा है। अभी तक अगर हम बोलें तो एक इंसान का सर्वाइवल रेट थोड़ा सा बढ़ा सकती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ भी दोस्तों ये जो नेगलेरिया फोल्डरी का इन्फेक्शन है इसका खतरा कम नहीं होगा। डेथ रेट परसेंट फिर भी 97 के आसपास है, तो जान जाने की जो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं खतरा है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको काउंटर करना भी मुश्किल है और अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। मैंने पढ़ा भी है कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर में कि इस बीमारी को टैकल करने के ऊपर काम किया जा रहा है। केरला में 4-5 केसेस ऑलरेडी यहाँ पर निकल आ चुके हैं, जिस वजह से हम ये आर्टिकल करंट समय पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स ज़रूर से ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है और इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन लिंक कर पाओगे। तो अभी हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, ब्रेन ईटिंग अमीबा। दूसरी एक और डिजीज़ चर्चा में है। ये डिजीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे हुए हैं। बात हो रही है हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है केरला के अंदर में। अगेन केरला की फिर से बात हो रही है क्योंकि दोस्तों ना यहीं पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला भी था कि हमेशा केरला ही क्यों, कोई और स्टेट भी तो हो सकता है, लेकिन केरला में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा मतलब शुरुआती वहीं से होती है। इवन कोविड का केस भी सबसे पहला वहीं पर देखने को मिला था। रीज़न क्या है दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीज़न है। नंबर 1 रीज़न सुनिए। पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि जो केरला से लोग हैं दोस्तों ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। दुनिया भर में जो केरलाइट्स हैं वो स्प्रेड हुए हुए हैं। ज़्यादातर लोग केरला से ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो दुनिया के अलग अलग देशों से वो कनेक्टेड हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि ज़्यादा मात्रा में जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं दुनिया भर के कंट्रीज़ में, जो इंडिया से गए हैं वो ज़्यादातर केरला से ही हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कोर्स को विदेशों में कर रहे हैं, तो ये जो कैटेगरीज है दोस्तों कई बार यहाँ पर वायरल अटैक्स को उनको फेस करना पड़ता है। तीसरा यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल छपा था जर्नल नेचर के अंदर में, तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया कि केरला के अंदर में देखो जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जंगलों की कटाई हो रही है और डोमेस्टिक एनिमल्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये भी एक मेन कारण बन सकता है कई सारी जो बीमारियाँ हैं, कई सारे जो वायरसेस हैं वो सीधा एनिमल से इंसान में ट्रांसमिट होने का। फिर जो हमारे साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मेंशन करते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, करंट समय पर लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट अवेलेबल हैं। तो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जो वायरल पैथोजेंस
इस तरीके से प्रेजेंट हैं वहाँ पर, वो सीधा इंसानों में ट्रांसमिट हो सकते हैं एनिमल्स से। तो इस वजह से ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से कई सारे जो केसेस हैं डिजीज़ के वो केरला में ही देखने को मिलते हैं, या सबसे पहले वहीं पे शुरुआत हो जाती है। अब उसी प्रकार से दोस्तों हेपेटाइटिस का केस भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हेपेटाइटिस को लेकर क्या जानकारी दी गई है, आइए मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताऊँगा। करंट समय पर बताया जा रहा है हेपेटाइटिस के केसेस केरला में लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए, जिस वजह से एक इंसान का अपनी हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है स्पेशली एडल्ट्स का, वो लगभग 25,000 रुपए का है। और इसमें हेपेटाइटिस में आपको पता है ABCDE करके अलग अलग टाइप्स हैं। यहां पर जो बात हो रही है वो हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं वैसे सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। तो बताया यह गया है कि केरला के अंदर में इस बीमारी का ट्रांजिशन खतरनाक तरीके से देखने को मिला, इवन बच्चों में भी, प्लस जो एडोलेसेंट्स हैं, प्लस जो यंग एडल्ट्स हैं और बड़ों के अंदर भी नजर आ रहा है। ये इन्फेक्शन बच्चों में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये इन्फेक्शन धीरे धीरे जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो उसको लेकर यहाँ पर एक वैक्सीन की ज़रूरत है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हम वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी केरला के पास में एक वैक्सीन आएगी इस हेपेटाइटिस ए वाली बीमारी को टैकल करने के लिए, जिससे कई सारे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि ये जो बीमारी है वो आगे जाकर फ्यूचर में डेवलप ना कर सके अपने अंदर, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ये भी एक स्टडी यहाँ पर मेंशन करती है, जिस वजह से चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फाइनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको तब बताऊं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेलिवेंट हो या डायरेक्टली पूछी जाए। कुछ अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे वो हेपेटाइटिस के बारे में पूछा जाएगा, और कैसे क्वेश्चन बना है पहले वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले हम लोग जब हेपेटाइटिस वायरस की बात करते हैं तो इसमें ABCD&E ये 5 मेन वायरसेस नज़र आते हैं, और इन 5 मेन वायरसेस के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। C के लिए नहीं है, बट ABCDE के लिए अवेलेबल है। इन सब में पता है एक चीज़ कॉमन है, इन बीमारियों में होता यह है एक इंसान का जो लीवर है उसमें सूजन आ जाती है, और लीवर में सूजन आने के पीछे कई सारे कारण है, आगे बताऊंगा। तो हेपेटाइटिस ए और ई वाली जो बीमारी है दोस्तों, ये कई सारे कारण की वजह से होती है, जैसे कि यहाँ पर साफ सफाई का जो फूड हाइजीन है वो ना हो पाना, है ना। गंदा पानी एक मेन कारण बन सकता है, साफ सफाई ना होना ये यहाँ पर एक मेन कारण बन सकता है हेपेटाइटिस ए एंड ई का। फिर B, C एंड D जो है दोस्तों, ये ब्लड, स्पर्म एंड दूसरे जो कह सकते हैं बॉडीली फ्लूइड्स हैं उसके थ्रू यहाँ पर ये बीमारी स्प्रेड होती है। केसेस को अगर आप देख पाएंगे तो हेपेटाइटिस B एंड C के 400 मिलियन केसेस पर ईयर के हिसाब से नजर आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है ये। और बताया जाता है कि 1.4 मिलियन हर साल डेथ हो रही है दुनिया में इस हेपेटाइटिस की वजह से। तो प्रॉब्लम तो है, अब इसको हमें टैकल करना भी ज़रूरी है। तो हेपेटाइटिस ओवरऑल क्या है ये आपको समझ में आ गया। इसमें अलग अलग प्रकार हैं, ABCDE ये आपको दिख रहे होंगे। ये ट्रांसमिट कैसे हो सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, और कैसे यहाँ पर किसके लिए किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे हेपेटाइटिस ए के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसी ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, बताया गया है कि केरला के अंदर वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी, इस वजह से वो न्यूज़ में है। अब चलिए बात करते हैं आप लिख क्या सकते हैं, ये तो खैर ऊपरी बात हो गई। हेपेटाइटिस जो है मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर लिवर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन नज़र आती है, वही एक मेन चीज़ को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब ये लिवर इन्फ्लेमेशन जो होता है दोस्तों, ये कई सारे और सिम्टम्स क्रिएट करता है, जैसे जॉन्डिस, बुखार, वॉमिटिंग, इस प्रकार की चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन यह है किसी इंसान को अगर हेपेटाइटिस हो गया है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण नजर आएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर लक्षण हमको देखने को मिल सकता है वो ये है कि बुखार, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान होना, भूख मर जाना, नौसिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, जो यूरिन है उसका कलर डार्क हो जाता है, बोवल मूवमेंट से परेशानी होती है, जॉइंट पेन, जॉन्डिस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के अंदर में। अब क्वेश्चन यह है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है, मतलब ये बीमारी होती कैसे है, कुछ तो रीज़न होगा। दोस्तों ये हेपेटाइटिस जो है हेपेटोट्रोपिक वायरस की वजह से फैलता है, जिसमें आपके ABCD&E 5 प्रकार के वायरस नज़र आते हैं। और ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं वेरिसेला वायरस की तरह नज़र आता है, और वेरिसेला वायरस भी कई सारी बीमारियां फैला सकता है। तो हेपेटाइटिस, ध्यान रखना, ये बीमारी हेपेटोट्रोपिक वायरस की वजह से फैलती है। इवन यहाँ पे आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, SARS-CoV-2, बिल्कुल सुना है,
तो ये जो वायरस है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, इसकी वजह से कोविड-19 फैला। इसने भी यहाँ पे कई सारे लोगों के जो लिवर है उसको बर्बाद किया है, लिवर को इंजर किया है। लेकिन कई बार दोस्तों, क्योंकि हेपेटाइटिस के अंदर मेन चीज़ यही है कि लिवर के अंदर सूजन हो रही है, लिवर में सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन उस लिवर के अंदर सूजन होने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। इंसान ड्रग और अल्कोहल का जो मिसयूज़ करता है, शराब ज़्यादा कंज्यूम करने से भी जो लिवर है दोस्तों वो फैटी हो जाता है, फैट जम जाता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और फिर होता है एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी एक मेन कारण है, जहाँ पर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। और वो बॉडी एंटीबॉडीज़ ऐसे वाले, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो बढ़िया है, चलो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाहरी पैथो आने वाले जो बीमारियां हैं उसको उससे लड़ने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, वो एंटीबॉडीज़ सीधा लिवर को टारगेट बना देते हैं। और लिवर को टारगेट बना देते हैं, यहीं पर फिर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। तो ये हेपेटाइटिस के केस हैं, ये मेन कारण है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस वाली बीमारी देखने को मिलती है। अब हेपेटाइटिस के टाइप्स जैसे हमने डिस्कस किया ABCD&E, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में समझ लेते हैं, ए वाला वायरस क्या बोलता है। सभी के अंदर मेन चीज़ है लिवर इन्फ्लेमेशन। और ये वाला जो वायरस है दोस्तों, ये हल्के से लेकर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का भी हमको नज़र आता है। और ये गंदा खाना, गंदा पानी या एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है। खैर इसको वैक्सीन से रोका जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। कई सारे लोग आराम से रिकवर कर जाते हैं इस हेपेटाइटिस ए वायरस में। दूसरा जो है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये प्रॉब्लम है, एक वायरल इन्फेक्शन है। इससे हमारी जो लिवर डिजीज़ है वो भयानक तरीके से पैदा होती हैं। और ये वाली बीमारी दोस्तों खासकर एक मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होती है, चाइल्डहुड कांटेक्ट के माध्यम से, प्लस कह सकते हो सेक्स के माध्यम से, या अनसेफ इंजेक्शंस भी होते हैं ना। जो इंजेक्शंस होते हैं ना दोस्तों, अगर आप एक में यूज़ कर रखा है आपने, फिर दूसरे में वही यूज़ कर लिया बिना ट्रीटमेंट के, तो इसकी वजह से भी दोस्तों हेपेटाइटिस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो फैलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करेंगे तो ये ब्लड बोर्न वायरस है। ये भी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर भी बहुत भारी से हल्के केसेस भी नज़र आते हैं। इसमें लिवर सिरोसिस, लिवर पूरा सड़ जाता है दोस्तों। कैंसर के केसेस भी यहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये बताया गया। और यहाँ पर ये वाली बीमारी, मान लो किसी को हेपेटाइटिस सी है, ब्लड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, उसका खून किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को चढ़ा दिया जाए, या इंजेक्शन उसका लगा हुआ है किसी और को लगा दिया जाए, या वो अपना ब्लड डोनेट करने के अलावा दोस्तों जो टैटू वगैरह बनाया जाता है ना, तो वो सुई होती है ना, उससे तो टैटू वगैरह बनता है। तो यहाँ पे उसको टैटू किया, उसके बाद ज़्यादा उसको चेंज नहीं किया या साफ़ नहीं किया मशीन को, उस इन्फेक्टेड मशीन से दूसरे नॉर्मल इंसान को टैटू कर दिया। तो इस माध्यम से भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये हेपेटाइटिस के केसेस है वो फैल सकते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी हो गया। फिर होता है हेपेटाइटिस डी। ये डिपेंडेंट है बी वाले वायरस पर, ठीक है, ये खुद बी वाले वायरस पर ही डिपेंडेंट है। इसके केसेस इस तरीके से यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन खतरनाक ये भी है। लेकिन ये इसका भी प्रिवेंशन पॉसिबल है, इसको भी रोका जा सकता है, यहाँ पर ये बोला गया, बट ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट दोस्तों इन सभी में ज़्यादातर वायरसेस के लिमिटेड हैं, यानी ज़्यादा वाइड लेवल पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर लास्ट है हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस। ये भी HEV इन्फेक्शन से फैलता है और दुनिया भर में इसके भी केसेस कई सारे नज़र आते हैं। एशिया में साउथ एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ पर कई सारे केसेस हैं। ये भी ट्रांसमिट होता है गंदे पानी की वजह से। इसको लेकर वैक्सीन अवेलेबल है चाइना में दोस्तों। कुछ और देश भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं और वैक्सीन को अवेलेबल करवा रहे हैं इस हेपेटाइटिस ई वायरस की। तो ये हेपेटाइटिस क्या होता है, ABCDE क्या हो गए। प्लस अब देखिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं इस प्रकार की बीमारी को टैकल करने के लिए। जैसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या है, इस वायरल हेपेटाइटिस को टैकल करना या ख़त्म करना। ये हमारे लिए एक पब्लिक थ्रेट है, इसको साल 2030 तक पूरी तरह से निपटाना है, ये हमारा मेन पर्पज़ है। फिर उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम, एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है UIP। वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको लेकर ऑलरेडी एक सवाल बन चुका है। तो UIP का मेन पर्पस क्या है, जो भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाता है कई सारी बीमारियों के अगेंस्ट में। कई सारी ऐसी बीमारियां, स्पेशली 11 डिजीज़ ऐसी हैं जिनको वैक्सीन देकर ट्रीट किया जा सकता है।
तो उन्हीं 11 बीमारियों के खिलाफ में दोस्तों जो वैक्सीन है, फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता है इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। और वो 11 बीमारियां दोस्तों कौन कौन सी, ज़रा एक बार नज़र मारिए। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी है इसमें, फिर ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीटनेस, पोलियो, निमोनिया, मेनिंगिटिस, उसके अलावा मीजल्स, रूबेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया। ये वो सारी की सारी बीमारियां हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, मैंने सभी चीज़ आपको बता दी है और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यूपीएससी ने साल 2013 में यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने पूछा था। क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इन तीनों बीमारियों में से कौन सी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है थ्रू टैटूइंग, टैटू करवाने से। ऑप्शन नंबर ए चिकनगुनिया, बी हेपेटाइटिस बी, या फिर सी HIV एड्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो हेपेटाइटिस के बारे में तो अभी ही थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, तो बी वाला तो सही है दोस्तों। और चिकनगुनिया तो मच्छर की वजह से फैलती है, ये तो ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये तो पता है ना। तो पहला वाला दोस्तों हमारा गलत है, और पहला वाला गलत हो गया तो यहाँ पर एलिमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बार एलिमिनेशन आ गया था, आपको पता है वापस से। तो यहाँ पर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ACD तो गया, बचा हमारा बी वाला 2 और 3। तो बी और सी वाला दोस्तों सही है। तो कहने का मतलब है हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स ये वो डिजीज़ है जिनके माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में स्पेशली टैटूइंग करवाने से यहाँ पर ये बीमारी फैल सकती है। समझ गए? क्योंकि उस टैटू करवाने में एक सुई, एक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है जो उस वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। देन उसके बाद नॉर्मल इंसान में अगर आप उसका यूज़ करोगे तो वायरस उस इंसान में जा सकता है, अगर यहाँ पे आपने उस सुई को सही तरीके से साफ़ नहीं किया तो, या दूसरा यहाँ पे उसकी जगह इस्तेमाल नहीं किया तो। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? एक आर्टिकल कवर किया, पूरा डिटेल हमने देखा। और मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना। मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सभी ने उसको अचीव करवाना है और ज़रूरी है। नाउ एक और न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने मेंस में 3 सवाल पूछे हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में 2 सवाल पूछे हैं, तो 5 क्वेश्चन इस छोटे से आर्टिकल से आए हुए हैं। वो क्वेश्चन कैसे हैं आगे दिखाऊंगा मैं आपको, और इसी से रिलेटेड आप खुद एक मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारे साइंस एंड टेक के पेज पर अवेलेबल है। हम संडे का न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन संडे के न्यूज़पेपर में कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स प्रेजेंट होते हैं। पेज नंबर 10 पर है जीएस पेपर नंबर 3, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? रीप्लांटेड मैंग्रोव्स स्टोर 75% एज मच कार्बन। दोस्तों आपने मैंग्रोव्स के बारे में सुना है? मैंग्रोव्स क्या है? इस प्रकार के प्लांट आपको नज़र आते हैं जो कि स्पेशली उस वाले एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर समुद्र का पानी और किसी रिवर वाटर मिल रहा हो वहाँ पर, या स्पेशली जो हमारे तट वाले रीजन होते हैं, कोस्टल वाले रीजन जो आपने देखे हैं, समुद्र के किनारे वाले रीजन, वहाँ पर इस तरीके से पानी के अंदर से ही यहाँ पर ये मैंग्रोव्स उगते हुए आते हैं दोस्तों। अब जो मैंग्रोव हैं ये सॉल्टी वाटर में आप नॉर्मली देख पाएंगे तो खारे पानी में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, ये सॉल्टी वाटर में ग्रो करता है, यही इसकी एक स्पेशलिटी है। दूसरी बात, तट के किनारे ये लगाए जाते हैं कई सारी जगह पर। सुंदरबंस में आपने देखे होंगे, बहुत बड़ा मैंग्रोव रीजन है। तो कई बार यहाँ पे जो बाहर उधर सुनामी आ रही होती है या तूफान आ रहा होता है समुद्र की साइड से, साइक्लोन आ रहा होता है, उसको ये रोक भी लेते हैं, उस स्टॉर्म को कंट्रोल भी कर लेते हैं, क्योंकि सामने आएगा पहले ये उस स्टॉर्म को फेस करेंगे। समझ गए? फिर इससे क्या होगा, इसके पीछे वाला जो रीजन है वो खतरे से काफ़ी हद तक बच जाएगा। तो मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये तो खैर मैंने आपको थोड़े दूर के इंपॉर्टेंस बता दिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैंग्रोव्स दोस्तों वो प्लांट्स हैं जो काफ़ी सारा कार्बन को अपने अंदर कैप्चर करके रखते हैं, है ना। बहुत सारा जो कार्बन पॉल्यूशन जो है अपने अंदर कैप्चर करके रखते हैं। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है मैंग्रोव्स को लगाना। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों मैंग्रोव्स की चर्चाएं हुई हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जो बताने वाला हूँ दोस्तों वो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आपने फोटो देख लिया है मैंग्रोव्स का, है ना। अब आइए बात करते हैं। जो हमारे मैंग्रोव्स हैं इनको डिफाइन किया गया है एज अ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज। ये वो पौधे या वो पेड़ हैं जो सॉल्टी वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, झेल सकते हैं, है ना। क्योंकि समुद्र के अंदर में कभी पेड़ नहीं उग सकते, स्पेशली खारे पानी में जो नमकीन पानी होता है, लेकिन ये उगते हैं स्पेशली तट वाले रीजन में, है ना, जहाँ पर आपका जो फ्रेश वाटर है वो सी वाटर के साथ में मिक्स हो रहा है, स्पेशली वो वाले रीजन।
और इन्हीं मैंग्रोव्स के कुछ फीचर्स दोस्तों यहाँ पे बताए गए। सबसे पहला फीचर है सैलिन एनवायरमेंट, यानी ये मैंग्रोव्स सर्वाइव कर सकते हैं कितनी ही बुरी कंडीशन क्यों ना हो हमारे एनवायरमेंट की। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंडीशन बिल्कुल लो ही लेवल पर क्यों ना हो, सॉल्ट कितना ही ज़्यादा क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन ये मैंग्रोव्स के पेड़ लगाए जा सकते हैं। खास बात है लो ऑक्सीजन। अगर दोस्तों लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, वहाँ पर भी आराम से इसको उगा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि इस मैंग्रोव के प्लांट का जो अंडरग्राउंड टिश्यू है, जो नीचे यहाँ पर इसका टिश्यू प्रेजेंट है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। बट जो मैंग्रोव एनवायरमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, या जो ऑक्सीजन सॉइल होती है वो लिमिटेड होती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि इस मैंग्रोव को एक स्पेशल फीचर यह है कि इनके अंदर एक स्पेशल जड़ नज़र आती है, क्योंकि इस पेड़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ है नीचे की, वो स्पेशल रूट कहलाती हैं। स्पेशली यहाँ पर बोला जाता है न्यूमाटोफोर्स। तो यही यहाँ पर न्यूमाटोफोर्स नाम की जो दोस्तों रूट्स हैं, वो ब्रीथिंग का सारा काम करती हैं इन मैंग्रोव्स के लिए। तो स्पेशल फीचर यहाँ पर यह है कि लो ऑक्सीजन भी आराम से ये सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर बात आती है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जब जड़ें लंबे समय तक केवल पानी में ही रहेंगी। जो मैंग्रोव जो ट्रीज है दोस्तों, वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो हॉट एरिया क्यों ना हो, पूरा कह सकते हैं वहाँ पर कीचड़ ही क्यों ना हो, सॉल्टी कंडीशन क्यों ना हो, सभी जगह पर आराम से। ये वो कंडीशन है दोस्तों जो ज़्यादातर प्लांट्स को मार देती हैं या प्लांट्स को अपने एरिया में ग्रो नहीं करने देती, लेकिन उस कंडीशन में मैंग्रोव ग्रो कर सकता है। तो यह है यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में फीचर्स। अब मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पर नज़र आते हैं, कहाँ कहाँ पर ये वाले प्लांट्स का कवर एरिया देखने को मिलेगा, ज़रा ये जान लेते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं ग्लोबल मैंग्रोव कवर की। दुनिया भर में जो टोटल कवरेज है, ऐसे जो प्लांट्स पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। और इस पर्टिकुलर रेंज में जो हमारा एशिया है, एशिया के पास में दुनिया के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स प्रेजेंट हैं। और एशिया में भी साउथ एशिया, स्पेशली अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो साउथ एशिया में 6.8% पूरे दुनिया का मैंग्रोव कवर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी में ये तो हमने बात कर ली ग्लोबल लेवल की। यहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव की, भारत के अंदर मैंग्रोव कवर कितना है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो पूरे साउथ एशिया में है, पूरे साउथ एशिया में जितना भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं 6.8%, इसमें भारत का योगदान 45.8% का है। समझ गए, यानी उस 6.8% में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 45.8% का है। कहने का मतलब है जितना यहाँ पे पाया जाता है उसमें भारत का इतना योगदान है। फिर 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इंडिया में मैंग्रोव कवर जो है ये 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी हमारे देश का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15% में मैंग्रोव कवर यानी ये प्लांट्स नज़र आते हैं। अच्छा, ये प्लांट्स नज़र आते हैं तो कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे देश में है वो है सुंदरबंस में, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबंस हैं, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड में। और इस रीजन को दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत कवर किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। फिर सुंदरबन तो हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका हो गया है गुजरात। नंबर 3 पर हो गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वो पर्टिकुलर जगह है दोस्तों जहां पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सुंदरबन, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, पता है, ये जो मैंग्रोव्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि साल 2021 में जो यहाँ पर आपका पूरा क्लाइमेट चेंज को लेकर अलायंस हुआ, सॉरी COP27 की जो मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट समिट हुआ था इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख में। यहाँ पर UAE और इंडोनेशिया ने मिलकर अनाउंस किया कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे। उस अलायंस का नाम होगा मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ताकि मैंग्रोव्स को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो इंपॉर्टेंस दी जाए। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया। कब बनाया गया? जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मीटिंग चल रही थी तब। और इस ग्रुप के अंदर कितने कंट्रीज हैं? UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन। ध्यान रखिएगा इंडिया भी इसका हिस्सा है। ये सभी देश इस पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है। इस अलायंस का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है दुनिया भर में मैंग्रोव्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है
उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, लोगों को एजुकेट करना कि हाँ मैंग्रोव्स का ये इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज के लिए रेलिवेंट है, कार्बन को कैप्चर कर सकता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। समझ गए? इस वजह से ये पर्टिकुलर ग्रुप भी बनाया गया। इस ग्रुप में कितने कंट्रीज़ हैं वो सब ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूपीएससी ने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे, तो 2015 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड अ डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में इन चारों में से कौन सा वो हिस्सा है जहां पर इस प्रकार के तीनों फॉरेस्ट पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, दोस्तों मैंग्रोव से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंग्रोव तो केवल 3 जगह पे पाया जाता है ना, आपके सुंदरबन हो गया, उसके अलावा गुजरात हो गया, देन उसके बाद अंडमान एंड निकोबार हो गए। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अंदाजा लगाएंगे। पहली बात हो रही है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव नहीं पाए जाते। साउथ वेस्ट बंगाल नहीं, सदर्न सौराष्ट्र वाला रीजन नहीं। फिर बात आती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो अंडमान निकोबार आइलैंड दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर ये तीनों के तीनों फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। इंडिया का जो मैंग्रोव कवर रीजन है ना, वो ये है, गुजरात वाला हिस्सा हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो जितना डार्क है वहाँ पर उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया है ना, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, गोवा मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हो गई हैं। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था तीनों प्रकार के फॉरेस्ट, तो ऐसे सवाल बनते रहते हैं। फिर बात आती है 2011 के प्रश्न की। 2011 में दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यह है कि साल 2004 के अंदर जो सुनामी है, सुनामी से लोगों को रियलाइज़ हुआ, पता चला कि जो ये मैंग्रोव है ये लोगों की सेफ्टी के लिए भी काम कर सकता है। तो कैसे जो एक मैंग्रोव है वो सेफ्टी के तौर पर काम कर सकता है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बात हो रही है सुनामी की, मान लो सुनामी आएगी तो वो मैंग्रोव यहाँ पर सुनामी से कैसे बचाएगा लोगों को? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पर आपने मैंग्रोव्स ग्रो कर दिए हैं, यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, इधर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स। इधर से यहाँ पर अगर दोस्तों सुनामी आती है तो ये जो मैंग्रोव्स हैं वो मैंग्रोव्स आधे से ज़्यादा उस सुनामी की डिस्ट्रक्शन को झेल जाएंगे। तो उस सुनामी का डिस्ट्रक्शन इस वाले क्षेत्र में कम होगा। ह्यूमन सेफ्टी के लिए ये मैंग्रोव्स बढ़िया तरीके से काम कर सकेंगे। समझ गए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि जो मैंग्रोव ट्रीज हैं दोस्तों, ये इतने मतलब कोई भी आंधी तूफान आता है तो इतनी जल्दी उखड़ते नहीं हैं। समझ गए? क्योंकि इनके रूट्स काफ़ी मजबूत होते हैं, एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंग्रोव्स को लेकर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना ना। फिर उसके बाद बात आती है 2019 की। 2019 में आप देख पा रहे हो 2011, 15, 19 ये बार बार कॉन्सेप्ट चर्चाओं में है। 2019 में सीधा मेंस में सवाल पूछ लिया गया। क्वेश्चन ये था, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स। आखिरकार मेन कारण क्या है जिसकी वजह से हम मैंग्रोव्स को खत्म कर रहे हैं या मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं? और इस कारण के साथ साथ आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि मैंग्रोव्स का जो इंपॉर्टेंस है स्पेशली कोस्टल रीजन में, तट वाले क्षेत्रों में, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए, चाहे तो आप इसका एक उत्तर लिख सकते हैं 250 शब्दों में। लिखने के बाद में टेलीग्राम पर सबमिट कर लेना। टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर जाके लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, 78,000 से ज़्यादा लोग मिलेंगे। अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट करके दोस्तों यहाँ पर दूसरे आंसर्स को जो लोगों ने पब्लिश कर रखे हैं उसको भी रिव्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ फाइनली एक आर्टिकल जो हमारा पेंडिंग रह गया था पिछले कई दिनों से, कई सारे लोग मुझे याद भी लगा रहे थे बार बार, सर आयरन ओर वाला आर्टिकल रह गया है। तो चलिए देखिए, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज से कुछ दिनों पहले अखबार में आया था, हम आर्टिकल डिस्कस नहीं कर पा रहे थे रोज रोज, क्योंकि रोज रोज बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। आज संडे, आर्टिकल कम है, तो आयरन ओर वाला पूरा समस्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। दोस्तों रिसेंटली खबर ये छपी थी कि जो एनएमडीसी है, ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, इन्होंने आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं उसको रिड्यूस कर दिया है। 500 रुपीज़ पर टन फॉर लम्प ओर। आयरन ओर जो होता है दो प्रकार से होता है। लम्प ओर बेसिकली गांठों वाला यहाँ पर आयरन ओर मिल जाएगा, फाइन वाला यहाँ पर ज़्यादातर पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। तो उन्होंने 500 पर टन के हिसाब से जो लम्प ओर के प्राइसेस हैं वो कम किए, फिर फाइन्स वाले के जो प्राइसेस है वो भी थोड़े से कम किए। ये सब इफेक्टिव हुए 30 जून से, जिस वजह से ये जो आयरन ओर है वो चर्चाओं में है।
और आयरन ओर भारत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, स्पेशली यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, आइए आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों, आयरन ओर में लम्प्स जो है इस तरीके से नज़र आते हैं, है ना। स्टील बनाने के लिए, जो स्टील जो है उसको बनाने के लिए, आयरन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बढ़िया होता है लम्प्स में आयरन का जो कॉम्पोजिशन है, क्योंकि मेन चीज़ उसमें आयरन प्रेजेंट होगा तभी तो बेहतर होगा। इसमें आयरन 65.5% प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से आयरन और फाइंस वाला जब कॉन्सेप्ट आता है तो दोस्तों में इसमें छोटे साइज़ के छोटे छोटे यहाँ पर आप देख पाओगे ये होता है आयरन। इसमें आयरन का कॉम्पोजिशन 64% के आसपास होता है। तो फिलहाल के लिए बात करते हैं हम अपने आयरन और इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की जो टोटल इकॉनमी है, हमारी जीडीपी है, उस जीडीपी में 2.3% का कंट्रीब्यूशन इसी इंडस्ट्री से आता है। इंडिया में आयरन ओर की माइनिंग की जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खनन करे बिना आयरन ओर कैसे मिलेगा आपको। इंडिया 87 टाइप्स के जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स है उनको प्रोड्यूस करता है, उनकी माइनिंग करता है। और ये जो पूरा माइनिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, ये भारत के जीडीपी में 2.3% का कंट्रीब्यूशन देती है। अब भारत के अंदर जो ओर माइन से, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में टोटल 1319 दोस्तों इस प्रकार की खदानें हैं आयरन ओर की, जिसमें से 97% जो माइंस हैं वो हमारे केवल और केवल 7 राज्यों में लोकेटेड हैं। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं दोस्तों जहां पर सबसे ज़्यादा आयरन ओर की खदानें प्रेजेंट हैं। अब आयरन ओर के अपने आप में अलग अलग प्रकार होते हैं, उन टाइप्स के बारे में आपने ज़रूर से पता होना चाहिए। अब प्रकार को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, आयरन ओर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर वही होगा जिसमें ओर और आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पे इनके अलग अलग प्रकारों को डिफाइन किया गया है और उसी के बेसिस पे नाम दिया गया है। जैसे एक होता है मैग्नेटाइट, आपने नाम सुना होगा। अब मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ही 70% होगा। कलर में थोड़ा ब्लैक होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। फिर दूसरा होता है हेमेटाइट, थोड़ा ये रेडिश और होता है, इसमें 60 to 7% आयरन होता है। तो मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी है, उसके बाद हेमेटाइट है। फिर तीसरा होता है लिमोनाइट, ये येलो कलर का ओर होता है दोस्तों, इसमें 40 to 60% आयरन होता है। फिर होता है सिडेराइट, ये जो ओर है इसके अंदर दोस्तों 40% से कम आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें कई सारी गंदगी, इंप्योरिटीज़ वगैरह भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का सिडेराइट है, हाईएस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट है, और मैग्नेटाइट के बाद जो दूसरी सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो हेमेटाइट है। भारत में हेमेटाइट का ही प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए आयरन ओर की टाइप समझ गए हम, ये बताइए इस आयरन ओर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसके यूजेस क्या हैं? दोस्तों आयरन ओर कॉमन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए या दूसरे आयरन प्रोडक्ट, जैसे हमारी कीलें होती हैं, टूल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, इन सबको आयरन ओर से बनाया जाता है। और आयरन ओर का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है मशीन के अलग अलग हिस्सों को बनाने के लिए। ऑटोमेटिव, एरोस्पेस सेक्टर और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी आयरन ओर का यूज़ होता है। क्वेश्चन यह है कि सर हमें आयरन तो फिर भी समझ में आ रहा है, ये ओर क्या है ज़रा ये बताइए। चलिए ओर के बारे में बताता हूँ। ओर बेसिकली यहाँ पर एक कह सकते हैं नेचुरली मिलने वाला एक मिनरल है या एक ऐसी चट्टान जिसके अंदर में वैल्यूएबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसी चट्टान, आयरन ओर बेसिकली हमें एक चट्टान रॉ फॉर्म में मिल गया है, अब उसके अंदर से आयरन को हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ओर समझ गए, एक प्रकार की रॉक हो गई जिसमें वैल्यूएबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, स्पेशली मेटल या वैल्यूएबल मिनरल प्रेजेंट है। इस वजह से इसको आयरन ओर नाम दिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि भारत के लिए आयरन ओर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जरा ये जानिए। हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों उसकी रीढ़ की हड्डी है आयरन ओर का सेक्टर। आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा, जैसे मैंने बोला, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इस आयरन ओर का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में जो टोटल आयरन ओर के रिजर्व्स हैं ये 2015 में दोस्तों 22,487 मिलियन टन के आसपास हुआ करते थे। इंडिया में जो प्राइमरी ओर की वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, 2 मेन टाइप के आयरन ओर भारत में पाए जाते हैं, एक है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यानी दोनों बढ़िया क्वालिटी वाले आयरन ओर देखने को मिलेंगे। इंडिया का जो आयरन ओर है दोस्तों ये मोस्टली हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट से थोड़ा सा निचली क्वालिटी वाला। और इंडिया सेकेंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हेमेटाइट का आफ्टर दी रशिया। रशिया सबसे ज़्यादा हेमेटाइट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारत का नाम आता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब इंडिया में आयरन ओर प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, हम खुद से ही बहुत सारा आयरन ओर का उत्पादन करते हैं।
दुनिया भर में जितना भी उत्पादन होता है आयरन ओर का, उसमें 7% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का है। और ये भी ध्यान रखना, इंडिया चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, तो इंडिया से पहले 3 देश कौन कौन से हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड चाइना। 4th नंबर पर आता है इंडिया। और दोस्तों, आयरन ओर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है हमारे मिनरल वैल्यूज़ के अंदर में। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट वाइज शेयर देख लेते हैं, कौन कौन से राज्यों में कितना कितना आयरन ओर प्रेजेंट है। तो स्टेट शेयर की जब भी बात आती है तो आयरन ओर जो भारत में प्रेजेंट है इतने बड़े मात्रा में, वो केवल कुछ ही राज्यों में है। सबसे ज़्यादा ओडिशा के पास में है लगभग 53.82% के आसपास का। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के पास में है 16.3%, देन कर्नाटका के पास में है 15.9% एंड देन झारखंड के पास में है 9.7%। तो ये आयरन ओर हमारे देश में इस राज्य के पास में इतने मात्रा में प्रेजेंट है। अब बात आती है आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स की। तो जो आयरन ओर एक्सपोर्ट की वैल्यू है पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, है ना। हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आयरन ओर को, क्योंकि हमारे पास में एक अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर प्रेजेंट है। और इंडिया में जिन जिन राज्यों में आयरन ओर पाया जाता है उनको अलग अलग बेल्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया है। तो भारत के अंदर जो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं दोस्तों, वो 3 बेल्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर बेल्ट्स के बारे में बताऊंगा तो बढ़िया क्लियर होगा। ये आपको देखने को मिलेगा जो रेड वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट। यहाँ पर भी आयरन ओर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। दूसरी बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तीसरी है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, है ना, ये वाली। और चौथी यहाँ पर है बेलेरी चित्रदुर्गा तुमकुर बेल्ट। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 4 वो रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर हमारा प्रोड्यूस किया जाता है या फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आयरन ओर बेल्ट्स में आपकी ओडिशा झारखंड वाली हो गई, फिर दूसरे ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और ये 4 चौथी है महाराष्ट्र गोवा वाली। समझ में आ गया? ये इंडिया के अंदर आयरन ओर का प्रेजेंस हो गया। वैसे इस आयरन ओर का दुनिया में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़रा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के लेवल से भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अफ्रीका भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दोस्तों। अब अफ्रीका में कई सारे देश हैं, तो उसमें लाइबेरिया है, साउथ अफ्रीका है, अल्जीरिया है, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। फिर उसके बाद आता है चाइना। चाइना के पास में भी भरपूर मात्रा में आयरन ओर के रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली मंचूरिया वाले रीजन में, वुहान में। देन आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व्स भी स्पेशली वेस्टर्न वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। फिर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के पास में आयरन ओर के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। फिर आती है बात नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए हो गया या कनाडा का ग्रेट लेक हो गया, यहाँ पर भरपूर मात्रा में आयरन ओर के भंडार प्रेजेंट हैं। फिर बात आती है रशिया की। तो रशिया में एक पेनिनसुला है कर्च पेनिनसुला, या कुर्स्क रीजन, या उराल माउंटेन का नाम सुना होगा। ये वो रीजन्स है जहाँ पर भरपूर मात्रा में आयरन ओर की माइंस हमको नजर आती हैं। फिर बात आती है यूरोप की। तो साउथ अमेरिका वगैरह सब घूम लिए। बात आ गई यूरोप की। तो यूरोप में स्पेशली स्वीडन एंड फ्रांस के पास में बड़े बड़े भंडार हैं आयरन ओर के। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, जर्मनी में राइन वैली है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। फ्रांस के अंदर नॉर्मेंडी है, पायरीन्स है, लोरेन है। ये वो जगह हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स मानी जाती हैं हमारे आयरन ओर की। तो आयरन ओर के बारे में ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। मैंने आयरन ओर की बेल्ट्स आपको डिफाइन कर दी हैं, बता दी हैं। आप देख पाएंगे वैसे मिनरल रिसोर्सेज को लेकर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे यूपीएससी ने साल 2010 में आपके मिनरल रिसोर्स को लेकर, क्या लिख दिया यार, यूपीएससी ने साल 2010 में यहाँ पर मिनरल रिसोर्स से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि बताइए भैया, मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया के रेफरेंस में ये जो पेयर्स बनाए गए हैं, इनमें से कितने पेयर करेक्ट तरीके से लिखे हुए हैं या कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एक तरफ मिनरल दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे बताया है कि बताइए इस मिनरल का 90% नेचुरल सोर्स ये है। तो कॉपर का क्या 90% नेचुरल सोर्स झारखंड है, निकेल का ओडिशा, टंगस्टन का केरला। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर केवल बी है, 2 ओनली। तो निकेल दोस्तों यहाँ पर ओडिशा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहीं पर आयरन ओर के बारे में पूछ लिया जाता दोस्तों तो भी ओडिशा होता है, क्योंकि आयरन ओर का भी सबसे ज़्यादा कंटेंट ओडिशा में प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। बाकी आपको पता चल ही चुका है आयरन ओर वो बेस्ट है जिसके अंदर में ये कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक और बात थी यार, कहाँ गया। झारखंड के पास में बहुत पुराने आयरन ओर माइंस हैं और झारखंड के पास में आयरन और स्टील के प्लांट्स भी हैं, क्योंकि उसी आयरन ओर का इस्तेमाल करके स्टील प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला बेल्ट है आयरन ओर का,
यहाँ से जो आयरन ओर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम जापान, साउथ कोरिया के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने विशाखापत्तनम वाले बंदरगाह से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया दोस्तों हमारे आयरन ओर का। आर्टिकल जो पेंडिंग था वो भी कर दिया है हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त। अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी एक ही छोटे से लेक्चर के अंदर में। तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, रियल न्यूज़ एनालिसिस, कि ये बेसिकली आर्टिकल है, इसका पीछे का बैकग्राउंड डेटा, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है, हर एक आस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है कि जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस है, PAM, स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया ना, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेगलेरिया फॉलरी। यह है इसका मेन कारण, अभी तो हमने डिस्कस किया था। तो PAM ये नेगलेरिया फॉलरी की वजह से होता है। इसको हम कॉमनली ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम भी देते हैं, जो कि वार्म फ्रेश वाटर के अंदर में पाया जाता है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।